आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों, जो अपना बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी, उसके भाग से आज हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो राजस्थान की शिक्षक भर्तियां हैं उनमें पूछे गए प्रश्न है तथा राजस्थान में होने वाली सभी शिक्षक भर्तियों के लिए समान रूप से ये महत्वपूर्ण है। यदि आप यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और यदि आप प्रश्नों की PDF चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप YouTube चैनल पर बने रहें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है कि रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व है, ये हृदय से पूर्व विकसित होती है। यह निम्न प्रवृत्ति के संचालन के कारण होता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन 2 दे रखा है सेफेलोकोडल सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है भाग से संपूर्ण तक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये प्रश्न जो है इसके अंदर पूछा यह है कि रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व, रीढ़ की हड्डी जैसे ये मान लो कोई बच्चा है, ये मान लो ये कोई बच्चा है, तो ये बोल रहा है कि रीढ़ की हड्डी हृदय से, रीढ़ की हड्डी होती है बीच में और हृदय होता है थोड़ा सा इधर तरफ, बाईं तरफ। तो ये कह रहा है कि रीढ़ की हड्डी हृदय से पूर्व विकसित हो जाती है, तो ये निम्न प्रवृत्ति के संचलन के कारण होता है। तो बीच वाला जो होता है ना हिस्सा, इससे इधर वाला जो सिद्धांत कहलाता है वो कहलाता है प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत, या इसको बोलते हैं निकट से दूर का सिद्धांत। इसके अंदर होता क्या है, शरीर के मध्य भाग का विकास पहले होता है, उसके बाद में उसके दोनों तरफ जो निकट से दूर की तरफ बढ़ता है। यानी पहले उसके रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर हृदय का, फिर उसके हाथों का, फिर कंधों का, फिर उसकी भुजाओं का, उसके बाद में उसकी अंगुलियों का विकास होता है। तो ये वाला सिद्धांत है प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत। और एक है सेफेलोकोडल सिद्धांत, ये होता है सिर से पैर की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा मानव विकास प्रक्रिया है। ऑप्शन 1 दे रखा है अव्यवस्थित, ऑप्शन 2 दे रखा है यादृच्छिक, ऑप्शन 3 दे रखा है संचयी, ऑप्शन 4 दे रखा है अनिरंतरित, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मानव विकास एक संचयी प्रक्रिया है, यानी कि पूर्व में हुए जो विकास में जो परिवर्तन है वो निरंतर संचय होते जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। मानव विकास एक संचय प्रक्रिया है, यानी कि जो विकास हो चुके हैं ऐसा नहीं है कि वो पीछे हटते जाएंगे या वो हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, वो एकत्रित होते जाते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियां और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की जो प्रगति है ये इस प्रकार की प्रगति है। ये प्रश्न है रीट लेवल 2018 का ये प्रश्न है। रीट लेवल 1 में आया है प्रश्न, रीट लेवल 1 में ये प्रश्न आया है। और इसमें ऑप्शन 1 दे रखा है सेफेलोकोडल प्रगति, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, ऑप्शन 4 दे रखा है अनियमित प्रगति। तो इसका जो सही आंसर उन्होंने माना है वो माना है प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति और व्यापक से विशिष्ट प्रगति। और ये क्यों माना है, जैसे प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब तो हो गया जैसे पहले उसके हाथों का विकास हुआ, इसलिए उसने पहले किसका प्रयोग कर रहा है, वो हाथों का प्रयोग कर रहा है किसी वस्तु को उठाने के लिए। और बाद में किसका हुआ, अंगुलियों का विकास हुआ, तो बाद में अंगुलियों का प्रयोग कर रहा है। तो इस आधार पर तो इसमें प्रोक्सिमो डिस्टल जो प्रगति है वो सही मान लिया। उसके बाद में व्यापक से विशिष्ट कैसे माना है, व्यापक मतलब हाथ उसके क्या हो गए, सामान्य हो गए और अंगुलियां उसकी क्या हो गई, विशिष्ट हो गई। तो दोनों आंसर इसमें सही माना है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। 2018 रीट लेवल 1 का यह प्रश्न था और दोनों आंसर इसके सही माने, तो सही आंसर इसके दोनों ही सही है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, ऑप्शन 2 दे रखा है एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, ऑप्शन 3 दे रखा है आंशिक रूप से विकसित, ऑप्शन 4 दे रखा है बेतरतीब ढंग से विकसित, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, तो ये ऑप्शन गलत रहेगा, क्योंकि विकास का जो संज्ञानात्मक जो पक्ष होता है उसका असर उसके भावनात्मक पक्ष, सामाजिक पक्ष और उसके गतिक पक्ष सब पे पड़ता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। किसमें रहेगा, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है,
निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है विकास अंतरक्रिया का फल है। ऑप्शन 2 दे रखा है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन 3 दे रखा है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 दे रखा है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ऑप्शन 1 देखते हैं, विकास अंतरक्रिया का फल है, बिल्कुल आनुवंशिकता और पर्यावरण का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या है, ये गुणनफल है। और ये जो परिभाषा दी है ये दी है वुडवर्थ ने। तो इस पहला ऑप्शन सही है, विकास एक व्यवस्थित और श्रृंखला का अनुगामी है। तो बिल्कुल एक निश्चित क्रम में होता है, तो ये व्यवस्थित हो गया। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया का मतलब ये है कि विकास जो सभी बच्चों में जो विकास होता है उसकी दरें अलग अलग होती है, यानी कि विकास सबके लिए एक जैसा नहीं होता है। विकास की जो व्यक्तिगत होता है सबके लिए, यानी कोई बच्चा जल्दी पढ़ना सीख जाता है, कोई बच्चा थोड़ा लेट सीखता है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है। तो ये विकास एक क्या है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। जैसे अपन ने पढ़ा था, कल भी हमने एक प्रश्न देखा था कि एक बच्चा बहुत सारे पुरुषों में से अपने पिता को पहचानने में कुछ समय लेता है, बाद में वह अपने पिता को पहचान लेता है। पहले तो सभी को अपना पिता मानता है, लेकिन बाद में पहचानने लग जाता है। तो ये सामान्य से विशिष्ट का ही सिद्धांत है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि इसका जो सही रहेगा, सत्य कथन नहीं पूछा, सत्य नहीं ये पूछा था, तो विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता, तो ये इसका सत्य रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। ऑप्शन 1 दे रखा है एडी से चोटी। ऑप्शन 2 दे रखा है अव्यवस्थित। ऑप्शन 3 दे रखा है अप्रत्याशित। ऑप्शन 4 दे रखा है क्रमबद्ध और व्यवस्थित। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित। और ये कैसे रहेगा, क्रमबद्ध का मतलब क्या है और व्यवस्थित का मतलब क्या है? तो क्रमबद्ध का मतलब तो ये है, क्रमबद्ध का तो मतलब ये है कि वह क्या होती है, एक जैसे चलती है। जैसे कोई बच्चा सबसे पहले बैठना सीखेगा, फिर वो उठना सीखेगा, और फिर वो चलना सीखेगा, और फिर वो दौड़ना सीखेगा। तो ये तो हो गया क्रम इसका, ये तो हो गया इसका क्रम। ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई बच्चा, जैसे मान लो व्यक्तिगत भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता के फलस्वरूप मान लो एक बच्चा 1 साल में बैठना सीख गया, 1 साल में बैठना सीख गया, और उसके बाद में वो लगभग 3 साल में वो चलना सीख गया, 3 साल में वो चलना सीख जाता है, 3 साल में क्या हो गया, चलना सीख गया। लेकिन कोई बच्चा अगर 2 साल में बैठना सीख रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 साल में दौड़ना सीख जाएगा, ये नहीं है, वो एक व्यवस्थित क्रम में होगा। तो क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम में होता है। तो ये बात इसका ऑप्शन ये वाला सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है उसे विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की जिम्मेदारी लेता है। ऑप्शन 2 दे रखा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चों के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है ऑप्शन 3 दे रखा है उसे सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। ऑप्शन 4 दे रखा है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। तो ये प्रश्न पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में, ये प्रश्न पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में ज्यादातर प्रश्न इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। और इसमें जो ये निकटवर्ती विकास का जो क्षेत्र है, ये एक सिद्धांत है वाइगोत्स्की का। और इसमें क्या होता है कि बच्चों को आंशिक सहयोग दिया जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा एक संदर्भ को जिसमें बच्चों के सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यही इसका सही आंसर माना था। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 8 है, निश्चित और पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन 1 दे रखा है अभिप्रेरणा। ऑप्शन 2 दे रखा है अधिगम। ऑप्शन 3 दे रखा है वृद्धि और विकास। ऑप्शन 4 दे रखा है सभी विकल्प सही है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो निश्चित एवं पूर्व कथनीय जो प्रतिरूप का सिद्धांत है वह है वृद्धि और विकास के लिए। तो सही आंसर हो गया अपना ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 दे रखा है अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 दे रखा है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 दे रखा है वो दे रखा है वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा शिक्षण एक लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में अधिगम जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात भी सही है। ऑप्शन 3 दे रखा है विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, ये कथन सत्य नहीं है। वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, ये बात भी सही है। तो विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो कुछ विकास ऐसे होते हैं जिनको मतलब मापा नहीं जा सकता, तो विकास एक मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा
विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न हमारा, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन 1 दे रखा है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। ऑप्शन 2 दे रखा है, यह एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन 3 दे रखा है, यह परिपक्वता तक चलता है। ऑप्शन 4 दे रखा है, यह गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा कथन गलत है ये पूछा है, तो ये गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही है। ये एक सतत क्रम है, ये बात भी सही है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये बात भी सही है। लेकिन यह परिपक्वता तक चलता है, तो ये कथन गलत है, क्योंकि विकास कब तक चलता है? आजीवन या जीवन पर्यंत तक चलता है, जीवन पर्यंत तक चलता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? हम ये जो प्रश्न पढ़ रहे हैं ये वृद्धि और विकास के जो सिद्धांत है उनके आधार पर है। पिछले 2 भागों में हम इनसे संबंधित लगभग 40 से 60 प्रश्न हम हल कर चुके हैं। तो ये जो प्रश्न है, कई प्रकार जो अलग अलग राज्य की जो टेट एग्जाम होती है, यानी टीचर भर्ती के लिए जो पात्रता परीक्षाएं होती है, उनमें आए हुए प्रश्न है, और यही प्रश्न घूम फिर कर आते रहते हैं एग्जाम के अंदर। तो 11वां जो प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। ऑप्शन 2 दे रखा है, विकास की गति की दर एक सी रहती है। ऑप्शन 3 दे रखा है, विकास मस्तिष्क का 2 मुखी क्रम में होता है। विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। ऑप्शन 4 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। और अपन से पूछा प्रश्न ये है, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, ये बात भी सही है। विकास मस्तिष्क का 2 मुखी क्रम में होता है, ये बात भी सही है। विकास लंबवत सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, ये बात भी सही है। विकास की गति की दर एक सी रहती है, ये कथन गलत है, क्योंकि विकास की गति की दर सभी बच्चों में अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है। इसी प्रकार कोई बच्चा जल्दी पढ़ना सीख जाता है, कोई थोड़ा लेट सीखता है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देरी से सीखता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, विकास की गति की दर एक सी रहती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में हमारा जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 12 है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये भी सत्य नहीं है कथन है। ऑप्शन 1 दे रखा है, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। ऑप्शन 2 दे रखा है, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है। ऑप्शन 3 दे रखा है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। ऑप्शन 4 दे रखा है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। ये विकास है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। जैसे बाल्यावस्था में अपने खतरे होते हैं, किशोरावस्था में अपने होते हैं, यानी कि हर अवस्था में विकास की जो प्रत्येक अवस्था है जो आएगी उनके अंदर खतरे होते हैं। उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, तो ये कथन गलत है, क्योंकि उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसको हम अगर उसके सामने अगर चॉकलेट जो उसको पसंद है, चॉकलेट अगर उसको जो पसंद है और उसको हम थोड़े दूर रखते हैं तो, और उसको लेने के लिए कहते हैं, तो अगर वो चलना नहीं चाह रहा, जब भी वो कोशिश करेगा चलने के लिए, तो उद्दीपन होता है किसी भी चीज का, मतलब जिसके द्वारा हमको प्रेरणा मिलती है, तो वो उद्दीपन हो जाता है। तो उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। और अपने से पूछा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, तो ये कथन असत्य है, क्योंकि उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। तो विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बाल्यावस्था की अपनी विशेषताएं होती है, शैशवावस्था की अपनी होती है, किशोरावस्था की अपनी विशेषताएं होती है, सब और इन सभी अवस्थाओं के अपने खतरे भी होते हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन 1 दे रखा है, यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है, यह वृद्धि का ही एक हिस्सा है। ऑप्शन 3 दे रखा है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन 4 दे रखा है, यह सामान्यतः कद काठी और वजन के संदर्भ में लिया जाता है। ऑप्शन 4 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह आजीवन चलता है। यह वृद्धि का एक हिस्सा है, यह वृद्धि का हिस्सा नहीं है, जब वृद्धि विकास का हिस्सा है। वृद्धि विकास का हिस्सा है, विकास वृद्धि का नहीं है, वृद्धि विकास का हिस्सा है। यानी कि जैसे वेन डायग्राम में अगर माने हम, अगर ये विकास है टोटल पूरा, तो वृद्धि भी इसके अंदर ही सम्मिलित है, वृद्धि भी कहाँ है? इसी के अंदर है। तो ये कथन भी गलत है। यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया, तो ये बिल्कुल सही है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। यह सामान्यतः कद काठी और वजन के संदर्भ में लिया जाता है। तो कद काठी और वजन के संदर्भ में नहीं है, इसमें सामाजिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक सारे पक्ष इसके अंदर आते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और इस प्रकार के प्रश्नों को करने का एक और मतलब तरीका है, जैसे इसमें दे रखा है, ये प्रौढ़ होने पर रुक जाता है और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये दोनों जो ऑप्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। तो इनमें से जो आंसर, जो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो इन दोनों ऑप्शन में से होगा। कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, तो आप अपनी समझ के आधार पर भी इन प्रश्नों को सही कर सकते हो। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 14 है।
मस्तिष्क का दो मुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है दाएं से बाएं ओर, ऑप्शन 2 दे रखा है पैर से सर की ओर, ऑप्शन 3 दे रखा है बाएं से दाएं ओर, ऑप्शन 4 दे रखा है सर से पैर की ओर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मस्तिष्क का दो मुखी सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है वो होता है अपना सर से पैर की ओर, सर से पैर की ओर, यानी कि सिर टू हेड टू टो, सिर से पैर की ओर, पैर की ओर। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो एक सिद्धांत है प्रोक्सिमो डिस्टल, उसका होता है केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, प्रोक्सिमो डिस्टल केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, यानी रीढ़ की हड्डी को अगर केंद्र मान ले तो हमारी जो अंगुलियां होंगी वो परिधि में आएगी। इसको निकट दूर का सिद्धांत भी बोलते हैं, निकट दूर का सिद्धांत भी बोलते हैं, निकट दूर सिद्धांत। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। ऑप्शन 2 दे रखा है विकास एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन 3 दे रखा है वृद्धि विकास का ही एक भाग है, ऑप्शन 4 दे रखा है विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो हमसे पूछा कि मतलब कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची का मतलब तो क्या हो गया कि सेम ही हो, पर्यायवाची क्या हो, सेम। पर्यायवाची शब्द का मतलब तो अपन जैसे पढ़ते हैं हवा के पर्यायवाची, तो उसको चाहे हवा लिखो चाहे वो शब्द लिखो, तो पर्यायवाची जो शब्द है वो इसके लिए यूज नहीं होगा, जबकि इसके लिए जो यूज होगा वो होगा कि वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है। वृद्धि क्या है? विकास का एक हिस्सा है, विकास का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। और दूसरा ऑप्शन है विकास सतत प्रक्रिया है, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। आ गया ना ये वाला ऑप्शन, विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है। ऑप्शन 2 दे रखा है वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, ऑप्शन 3 दे रखा है वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, ऑप्शन 4 दे रखा है वृद्धि के साथ विकास भी होता है, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, तो यही कथन सही नहीं है, क्योंकि वृद्धि और विकास एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वृद्धि में मात्रात्मक जो परिवर्तन निहित है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती, क्योंकि एक समय के बाद में हमारी जो लंबाई वगैरह जो है वो रुक जाती है। तो वृद्धि वही है, वृद्धि के साथ विकास भी होगा, जैसे हमारी लंबाई बढ़ेगी तो हमारा जो विकास है वो भी साथ साथ चलता है, तो वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, बच्चों के विकास की प्रक्रिया के दौरान, ऑप्शन 1 दे रखा है ये प्रश्न है, बच्चों के विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद में किए जाते हैं। ऑप्शन 2 दे रखा है सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ किए जाते हैं। ऑप्शन 3 दे रखा है सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। ऑप्शन 4 दे रखा है सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये वही सिद्धांत है कि जो बच्चों का जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो सही आंसर रहेगा, क्योंकि सामान्य कार्य, ऑप्शन नंबर जो 3 सामान्य विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही रहेगा, विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद में किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है, समीप से दूर का अर्थ है। ऑप्शन 1 दे रखा है केंद्र से परिधि तक, ऑप्शन 2 दे रखा है सामान्य से विशिष्ट तक, ऑप्शन 3 दे रखा है सर से पैर के अंगूठे तक, सर से पैर के अंगूठे तक, ऑप्शन जो अगला दे रखा है सरल से जटिल तक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। समीप से दूर का अर्थ है केंद्र से परिधि की ओर, प्रोक्सिमल डिस्टल जो थ्योरी है उसके आधार पर। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19 है, सेफेलोकोडल का अर्थ है। ऑप्शन 1 दे रखा है सर से पैर तक, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्ण से आंशिक की ओर, ऑप्शन 3 दे रखा है सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन 4 दे रखा है केंद्र से परिधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये प्रश्न बार बार में घूम फिर के यही क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रश्न है विभिन्न जो प्रतियोगी जो टीचर भर्ती जो परीक्षाएं हो रही है उनमें आए हुए प्रश्न है। तो एक प्रश्न 2 या 3 बार आ गया होगा। तो सेफेलोकोडल का जो अर्थ है वो है सर से पैर तक, सर से पैर तक। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है विकास में परिवर्तन होता है, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रारंभिक विकास परिवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, ऑप्शन 4 दे रखा है विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता भी होती है। प्रारंभिक जो विकास है यानी छोटा बच्चा में जो विकास होगा वो बाद में जो विकास होगा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ये बात भी सही है। विकास में परिवर्तन होता है, ये बात भी सही है। विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, तो ये कथन गलत है, क्योंकि विकास में कुछ पैटर्न ऐसे होते हैं जिनका हमें पहले से पता लगा सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा विकासात्मक जो पैटर्न है वो अपूर्वानुमेय होते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि विकासात्मक पैटर्न पूर्वानुमेय होते हैं। क्योंकि भाई हमें ये तो बता ही सकते हैं ना कि कोई बच्चा
जैसे पहले बैठना सीखेगा फिर चलना फिर दौड़ना, ये तो हम पहले बता सकते हैं ना कि भाई ऐसे ही विकास होगा किसी बच्चे का जो होगा। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित विकास के सिद्धांतों पर हम पढ़ रहे थे। पहले 2-3 भाग में हमने विकास के जो सिद्धांत है उनके बारे में चर्चा कर लिए। अब कल से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अवस्थाएं, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं, बाल्य अवस्थाएं, किशोर अवस्थाएं, शैशवावस्थाएं, इन सभी के बारे में हम कल 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आप अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें और चैनल को शेयर जरूर करें अपने जो भी दोस्त जो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद में हम इसी चैनल पर शिक्षण वीडियो क्लास लेकर आने वाले हैं बहुत जल्द। तो ऐसे ही वीडियो देखने तथा और भी जॉब संबंधी अन्य अपडेट आदि के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके उसके लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहे।